हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। इसके पिछले वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ और इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दो बड़ी शक्तियों का उद्भव होता है। उनमें से एक तो थे कुषाण और दूसरा जो साम्राज्य था वो था सातवाहनों का। इसमें से कुषाणों ने उत्तर भारत में शासन किया और सातवाहनों ने दक्षिण भारत में। तो लेकिन धीरे धीरे लगभग तीसरी शताब्दी के आसपास इन दोनों साम्राज्यों का भी पतन हो गया और इन दोनों साम्राज्यों के पतन के बाद ही एक नए साम्राज्य का उद्भव होता है जो कि गुप्त साम्राज्य कहलाया। ऐसा माना जाता है कि कुषाणों के ही सामंत थे गुप्त, और जैसे जैसे कुषाणों की शक्तियां कमजोर होती गईं तो कुषाणों के ही उत्तराधिकारी बन बैठे जो कि गुप्त थे। तो उन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इसी तरीके से गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है और गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। और जो श्रीगुप्त था उसने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि जो गुप्त साम्राज्य था वो मौर्य साम्राज्य के जितना विशाल नहीं था, लेकिन फिर भी इसने उत्तर भारत में लगभग एक शताब्दी से अधिक समय तक अपनी जो राजनीतिक एकता थी उसको बनाए रखा। और गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी है, इसकी स्थापना वगैरह की जो जानकारी मिलती है वो गुप्त अभिलेखों से मिलती है। एक गुप्त अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, और इस अभिलेख की रचना की थी हरिसेन ने। इसके बाद श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था घटोत्कच, और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी और घटोत्कच ने भी महाराज की ही उपाधि धारण की थी। इन दोनों ही राजाओं के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं, सिर्फ इतना ही पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इसके अलावा जो गुप्त सम्राट थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनकी शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसने कि 319 से 334 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम बताएंगे और संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से होता है और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 या 20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी और बाद में कई अभिलेखों का समय निर्धारण भी इसी गुप्त संवत से किया गया है। और उसके बाद जो अगला शासक होता है वो होता है समुद्रगुप्त, जिसने कि 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। जो समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे और इन्होंने गुप्त साम्राज्य को व्यापक विस्तार दिया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इसी कारण से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन विजयों की जानकारी इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलती है और इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने की थी। समुद्र एक संगीत प्रेमी था। इसका अनुमान इस तरीके से लगाया गया है क्योंकि उस टाइम जो सिक्के प्रचलन में थे तो उसमें समुद्रगुप्त को वीणा को बजाते हुए दर्शाया गया है। और इन्होंने समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो कविराज भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह संगीत प्रेमी था। और समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि समुद्रगुप्त का ही पुत्र था, तो यह शासक बनता है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। व्यापक विस्तार
समुद्रगुप्त ने दिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो गुप्त साम्राज्य है वो अपने शिखर पर पहुंचा। इसने कई सारी विजय और वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी पुत्री थी प्रभावती। तो प्रभावती का विवाह इसने ब्राह्मण जाति के एक वाकाटक राजकुमार से किया और राजकुमार की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक पर भी अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। इस तरह से वाकाटक पर भी उसका प्रभुत्व बना रहा और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मतलब इसने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण। इसी के शासन काल में चीनी यात्री फाह्यान भारत आता है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री फाह्यान था वो किसके शासनकाल में भारत आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। इसके अलावा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और महरौली लौह स्तंभ से पता चलता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। महरौली लौह स्तंभ है जो कि जिसमें कि आज भी जंग नहीं लगी हुई है और इसका निर्माण भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। तो इस प्रकार से ये काफी आश्चर्य की बात है कि जो महरौली लौह स्तंभ है ये लोहे से निर्मित है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगी है और ये दिल्ली में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। जिस तरीके से अकबर के दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे, उसी प्रकार से इनके दरबार में भी 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, बैताल भट्ट, घटकरफर, वररुचि, अमर सिंह, वराहमिहिर और कालिदास। तो ये 9 विद्वान थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले देखते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत लिख गया है, ये है जबलपुर उत्तर प्रदेश, इसको सही कर लेंगे। तो तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर उत्तर प्रदेश में जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में। एरड़ का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश में है। और भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और नागोद का शिव मंदिर ये भी सतना मध्य प्रदेश में है। तो गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही हैं। और फ्रेंड्स इसको सही कर लेना, ये जबलपुर और मध्य प्रदेश में है। और इसको लिख लेना जबलपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक हुआ कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और कुमारगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था और इन्होंने हूणों को पराजित किया था। तो गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम महान शासक हुआ है वो स्कंदगुप्त हुआ है। इसके बाद कई शासक हुए हैं जो कि उतने महान शासक या योग्य शासक नहीं थे। और इसका जो अंतिम शासक है वो विष्णुगुप्त है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। तो एरड़ अभिलेख से भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है तथा एरड़ अभिलेख से ही सती होने का प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में कुछ कुरीतियां समाज में उत्पन्न हो गई थी, मतलब यहीं से सती होने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं। तो अभियान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम ये रचनाएं कालिदास की हैं। और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की। और नाट्यशास्त्र भरत मुनि। कामसूत्र वात्सायन की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। और नीतिसार कामंदक। इसके अलावा विशाख दत्त ने 2
रचनाएं की हैं, जो कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। तो समाज 4 वर्णों में ही विभक्त था, वही क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्त काल में ही बाल विवाह को बढ़ावा मिला और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इस टाइम कृषि था। इसके अलावा आय का जो प्रमुख साधन था वो भू राजस्व था और भू राजस्व कुल आय का 1/6 भाग होता था। और इस टाइम चांदी का जो सिक्का था उसे रुपया कहा जाता था और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। कुछ अन्य तथ्य भी जान लेते हैं। तो गुप्त काल को अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। और इस टाइम जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र है वो उज्जैन था और शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और जो शासक है वो गोपना कहलाता था। सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका संचालन ग्राम सभा द्वारा होता था और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था। इसके अलावा अजंता गुफाओं का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।